अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद बिल कानून बन गया है और बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। कानून के तहत दीनी मदारस को 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। DGI ने मदारस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की बिल से मुतालिक समरी पर दस्तखत किए। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ये मामला अफवाम और तफहीम से हल कर लिया गया है। एक्ट के सब सेक्शन 5, 6, 7 में तरामीम की गई हैं। जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं, उन्हें सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। एक्ट के तहत हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पे मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। हाफिज ताहिर अशरफी ये कहते हैं कि हम पहले ही कह चुके थे कि मदारस बिल का मसला हल हो चुका है। आज सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डिनेंस भी आ गया है। जो मदारस DGRE से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। उनका कहना था कि जो मदारस एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। तमाम बोर्ड्स की बात मान ली गई है। दीनी मदारस के निसाब में हुकूमत ने ना तो अमल दखल किया है ना ही करेगी। मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है और आज सदर मुमलिकत की तरफ से आर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन DGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि मदारिस के जो 15 बोर्ड्स हैं उनमें से 10 की बात भी मानी गई और 5 की बात भी मान ली गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो चुका। कोशिश है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर बोझ नहीं डाल सकते, सबको टैक्स देना होगा। 2025 में हम मुल्क की मईशत को लेकर मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। हमें पायदार मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मईशत के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लेकर आ रहे हैं। ये भी कहा कि पास्को सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पास्को को बंद कर देना चाहिए। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाएं। बिजली की कीमतों को भी कम करेंगे। वो कमालिया में किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू कर रहे थे। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। अब 2025 को हमने अब इसको एक ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है इस पे इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं, अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये, करप्ट इदारा है ये, और इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से PTI ने कुछ नहीं किया। तालिबान से इनकी दोस्ती थी, उनका सदेबाब भी करते। कुरम में हालात अबतर थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद पर हमलावर थी। वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी जारी किया। कहा कि KP हुकूमत को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में फर्जी कंपनियां हैं। तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च किए जा रहे हैं। PTI का एजेंडा रियासत को कमजोर करना है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब कुरम में आग लगी थी और सबसे ज्यादा कुरम को तवज्जो की जरूरत थी, तब आप क्या कर रहे थे? आप इस्लामाबाद में बैठे थे। आप जिस मकसद से भी बैठे थे, लश्कर कशी थी, हमला था, जो भी था, क्या सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये काम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें?
ہمیں بھی اتنی ہی ایلوکیشن ملتی فنڈز کی جتنی کسی صوبے کو ملتی ہے، بلکہ صوبوں کے پاس وفاق سے زیادہ پیسہ ہے. تو میں آج ایک وائٹ پیپر ریلیز کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. تو جو فائنینشیل irregularity ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر، وہ 152 ارب روپے وہاں پہ فرضی کمپنیز ہیں، اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، والنٹیئرز کو دیا جاتا ہے. رہنما نون لیگ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی پہلے بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی، اس کے جواب میں حکومتی کمیٹی بنائی گئی. دونوں سائڈ سے اصولی موقف نہیں، خوش دلی سے کمیٹیاں نہیں بنائی گئیں. ایسی کمیٹیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں. سول نافرمانی ریاست اور ملک کے خلاف دشمنی ہوتی ہے. حکومت صورتحال سے پریشان نہیں. پہلے کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب منتیں کر رہے ہیں. جنہوں نے بانی کو آفرز کی ہیں انہیں بے نقاب ہونا چاہیے. اصولی موقف دونوں سائڈ سے نہیں ہے. کوئی محبت میں یا کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے دونوں سائڈ سے خوش دلی سے یہ کمیٹیاں نہیں بنائی گئی. میں سمجھتا ہوں دباؤ میں بننے والی کمیٹیاں بغیر کسی اصول کے بنیادی چیزوں کو طے کیے بغیر جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ یقیناً نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. اور کیا 9-10 مئی یا 26 نومبر سے بڑا جرم نہیں ہے سول نافرمانی کا اعلان کرنا؟ سول نافرمانی جو ہے یہ تو ملک دشمنی ہوتی ہے، ریاست دشمنی ہوتی ہے. رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے گلہ نواز شریف سے کریں جنہوں نے مذاکرات کی اجازت دی. اسپیکر یا صادق نے مجھے بتایا کہ ہماری جماعت میں لوگ مذاکرات میں مشکل پیدا کر رہے ہیں. 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جیل میں ہی رہیں. پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ اسیران رہا ہو گئے تو بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. مذاکرات جو ہے اس پہ جب مذاکراتی ٹیم بنا دی میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت حزب اقتدار کی تمام پارٹیز نے مل کے، تو یہ ایک گو اہیڈ تھا، کنسنٹ تھی. اور جو لوگ آج یہ سوالات کر رہے ہیں میڈیا سے اور عوام سے کہ یہ 15 دن، جس طرح خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے، تو یہ سوال ان کا میاں نواز شریف صاحب سے بنتا ہے. ان کے اقدامات کو کس طرح جو ہے انہی کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یا تو میاں صاحب کو پھر کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار آیا صادق صاحب کو جو ہے تھوڑا سا نشانہ تنقید بنایا. اور سردار صادق صاحب نے خود مجھے فون پہ کہا آج کچھ ایام قبل کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید ان کو جو ہے ان کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں.